दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर आज हम लोग बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन क्यू क्यू बी। और इसके पहले जितने भी हमारे पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन थे इनको हमने कवर कर लिया पिछले वीडियोस में। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डिडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिडक्शन हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक कैटेगरी होती है पेमेंट की और दूसरी कैटेगरी होती है इनकम की। पेमेंट वाले में क्या होता है कि आपकी जेब से पैसा जाता है। मान लो आपने किसी तरीके का एक्सपेंडिचर किया है या आपने किसी तरीके का प्रीमियम पे किया होगा या आपने कोई डोनेशन दी हुई है या कंट्रीब्यूट किया है कहीं पे पैसे को, तो एक तरीके से पैसा आपकी जेब से जा रहा है। तो जो भी पैसा आपकी जेब से गया है उसका आप डिडक्शन क्लेम करते हो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी नॉर्मली ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हो और जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई है उसमें से जो भी पैसा आपकी जेब से गया है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो फ्रॉम सेक्शन 80C टू सेक्शन 80GGC। तो ये जितने भी डिडक्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे डिडक्शन हमारे रिलेटेड होते हैं पेमेंट से। इन हर सेक्शन में यहाँ पर आपकी जेब से पैसा गया है, वो पैसा आपके एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गया हो, चाहे आपके डोनेशन के फॉर्म में गया हो, चाहे कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में गया हो, लेकिन पैसा आपकी जेब से यहाँ पर गया है। इनकम वाले में देखिए क्या होता है, इनकम वाले में जो भी इनकम आपकी है वो पहले तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होती है। मतलब पेमेंट वाले में कोई भी चीज ऐड नहीं हो रही थी, वहां पर डायरेक्टली आप माइनस कर रहे थे। इनकम वाले में पहले तो वो इनकम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होती है। इसके बाद फिर अगर आपको उसका डिडक्शन क्लेम करना है तो आप उसका डिडक्शन यहाँ पर अलग से क्लेम करते हो। तो मान लो अगर आपको 10,000 रुपए की इनकम हुई है तो ये इनकम पहले आप अपनी जीटीआई में ऐड कर दो। उसके बाद फिर अगर मान लो आपका 2,000 रुपए आप इसका डिडक्शन क्लेम करते हो तो अल्टीमेटली आपका 8,000 रुपए इस इनकम का टैक्सेबल हुआ, 2,000 रुपए का आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया। तो यहाँ पर 80C से लेकर के 80GGC तक हमारे पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन थे जिनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे वीडियोस सीक्वेंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अपने इनकम से रिलेटेड जितने भी डिडक्शन है उन पर बात। इनकम में हमारे पास में यहाँ पर ये सारे डिडक्शन आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले 80QQB, इसके बाद फिर बात करेंगे 80RRB नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 80TTA, 80TTB और 80U। क्योंकि ये वाले जो डिडक्शन होते हैं ये इंडिविजुअल एचयूएफ इन सबसे रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर ये वाले जो होते हैं ऊपर के डिडक्शन ये हमारे कंपनीज एंटरप्राइज अंडरटेकिंग इन सबसे रिलेटेड होते हैं। तो इनको हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग स्टार्टिंग में इन सब की बात करेंगे। अब देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB की जो बात आती है तो ये मिलता है रॉयल्टी इनकम पे। रॉयल्टी इनकम जो कि किसको हो रही होती है, ऑथर्स को हो रही होती है। ऑथर क्या करते हैं, बुक लिखते हैं, उसके बाद फिर पब्लिकेशन हाउस को उसको दे देते हैं छापने के लिए। पब्लिकेशन हाउस जब पब्लिश कर लेते हैं बुक को उसके बाद फिर उसको मार्केट में बुक को बेच दिया जाता है। तो हर एक बुक पर यहाँ पर कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज ऑथर्स को भी जाता है। जैसे मान लो अगर 500 रुपए की बुक बिकी है तो अगर मान लो यहाँ पर 20% कम 20% की रॉयल्टी इनकम हो रही है तो 500 रुपए जो वहां पर सेलर को मिला है या पब्लिकेशन हाउस को मिला है, इस 500 रुपए में से 20% इसका यानी कि कितना 100 रुपए, ये 100 रुपए जाएगा ऑथर्स को। और साथ में यहाँ पर क्या होता है कि कई बार वो लमसम पेमेंट भी कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो भी रॉयल्टी इनकम हो रही है, जो भी रॉयल्टी इनकम हो रही है ऑथर्स को, उसका डिडक्शन ये क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80QQB। और वही वाला हमारा कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। पहले क्या होगा, पहले इनकी रॉयल्टी इनकम इनकी ग्रॉस टोटल इनकम में इनकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जितना भी क्वांटम ऑफ डिडक्शन इनको मिलना है उसका ये अलग से डिडक्शन यहाँ पर क्लेम करेंगे। लेकिन पहले रॉयल्टी इनकम इनकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होगी, उसके बाद फिर यहाँ पर डिडक्शन ही क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, इसके बाद कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिलेगा, और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी करके देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगर बात करें कौन कौन से असेसीज को क्लेम कर सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, ना तो एचयूएफ, ना कोई फर्म, ना कोई कंपनी, सिर्फ एक इंडिविजुअल इसको क्लेम कर सकता है। हु इज मतलब उसको क्या होना चाहिए, वो एक रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। उसके बाद उसको एक ऑथर होना चाहिए इंक्लूडिंग जॉइंट ऑथर, मतलब दो लोग मिलकर के कई बार आप देखते हो बुक लिखते हैं। जैसे हम लोगों के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसमें नॉर्मली आपको जॉइंट ऑथर्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। एन ऑथर इंक्लूडिंग अ जॉइंट ऑथर, मतलब यहाँ पर जॉइंट ऑथर्स भी हो सकते हैं। ऑफ बुक्स बीइंग अ वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, मतलब उस बुक का नेचर क्या हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है और साइंटिफिक नेचर हो सकता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, पहले तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, उसके बाद वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, और साथ में वो ऑथर भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमको दिया गया एलिजिबल इनकम। तो एलिजिबल इनकम्स का मतलब है कि कौन कौन सी इनकम आपकी एलिजिबल होगी फॉर द डिडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट में जो इनकम हमको बताई जा रही है ये ओवरऑल सारी इनकम्स को कवर कर लेती है। इसमें बोले एनी इनकम अर्न बाय एन ऑथर फॉर प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन,
तो जो भी इनकम एक ऑथर को हो रही है फॉर प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन, वो इनकम यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं एनी इनकम अर्नड एज अ लमसम पेमेंट फॉर असाइनमेंट और ग्रांट ऑफ एनी ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ एनी बुक बेस्ड ऑन लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक इन नेचर और ऑफ रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस फॉर ऑथर्स बुक। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमसे बोल रहे हैं एनी इनकम रिसीव्ड एज एडवांस पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज और कॉपीराइट फीस विच इज नॉन रिफंडेबल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो इनकम होती है, एक इनकम होती है रॉयल्टी इनकम, दूसरी इनकम होती है कॉपीराइट फीस की। रॉयल्टी इनकम तो आप समझ गए कि जो भी बुक बिकेगी उस बुक पे कुछ परसेंटेज यहाँ पर फिक्स होता है कि इतना परसेंट ऑथर को जाएगा। कॉपीराइट फीस का मतलब होता है जब ऑथर अपनी बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को देता है तो वो कॉपीराइट ट्रांसफर कर देता है पब्लिशर के पास में, मतलब कॉपीराइट चला जाता है पब्लिशर के पास में, उसको राइट मिल जाता है कि वो ऑथर की बुक को पब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की इनकम होती है, एक तो रॉयल्टी इनकम और कॉपीराइट फीस की इनकम। तो क्या होता है कि यहाँ पर इनकम दो फॉर्म में रिसीव की जा सकती है। एक तो हो सकता है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है, तो रॉयल्टी इनकम जो होती है वो बेसिकली लमसम के फॉर्म में होती है, मतलब उसके परसेंटेज के फॉर्म में होती है, सॉरी, तो परसेंटेज के फॉर्म में होती है रॉयल्टी इनकम। और कॉपीराइट फीस जो होती है वो होती है नॉर्मली लमसम के फॉर्म में, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए एक साथ में वो पब्लिशर जो है वो उसको ऑथर को पे कर देता है। तो हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि रॉयल्टी इनकम परसेंटेज के फॉर्म में है या फिर लमसम के फॉर्म में है। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज के फॉर्म में इनकम हो सकती है और साथ में लमसम के फॉर्म में भी हो सकती है। और अगर कोई एडवांस यहाँ पर रिसीव किया गया है, अगर कोई एडवांस पेमेंट रिसीव किया गया है फॉर दी रॉयल्टी इनकम और फॉर दी कॉपीराइट फीस, तो यहाँ पर वो भी हमारा एलिजिबल होगा फॉर दी डिडक्शन। रॉयल्टी इनकम हो चाहे कॉपीराइट फीस हो, आपकी परसेंटेज और लमसम ये दो कैटेगरीज में चली जाती है। इसके बाद अगर मान लो आपने कोई एडवांस पेमेंट रिसीव किया, मतलब ऑथर ने अगर कोई एडवांस पेमेंट रिसीव किया है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है फॉर दी डिडक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें क्वांटम की कि कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे ए पॉइंट यहाँ पर हमसे बोला है रॉयल्टी मैक्सिमम एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ सच बुक्स सोल्ड लेस एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम। देखिए इनका कहने का मतलब है कि जितनी भी रॉयल्टी मिल रही है, जैसे मान लो अगर 20% की रॉयल्टी मिल रही है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, 500 रुपए की बुक अगर बिक रही तो 20% की रॉयल्टी है, तो 20% की रॉयल्टी अगर मिल रही है तो 20% में से 15% का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। और साथ में या फिर 3 लाख रुपए इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट आएगा। एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि जो 15% ऑफ द बुक वैल्यू आप निकालोगे, इसमें से आप माइनस भी करोगे साथ में क्या, एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम। जितने भी एक्सपेंसेस आपको हो, मतलब वो इनकम को अर्न करने में आपने खर्चा किए, वो सारे एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर आप लेस करोगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या बात मैं बोल रहा हूँ। तो 15% रॉयल्टी के केस में, इसके बाद अगर मान लो लमसम पेमेंट रिसीव हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, होल ऑफ सच इनकम आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। तो जितनी भी इनकम हुई है, लमसम का मतलब एक साथ में पूरा बल्क पेमेंट कर दिया गया, तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जितना भी पेमेंट है वो कर दिया गया। इसमें से जितना भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं उन एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दो, तो ये वाला अमाउंट ए वाला आपको मिल जाएगा। या फिर 3 लाख रुपए हमारा सेम वही, जैसे ऊपर 3 लाख था यहाँ पर भी 3 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगा वही आपका यहाँ पर डिडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमको बताया गया फॉरेन इनकम के बारे में। अब देखें इस पॉइंट में बोले इफ द इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम आपको आउटसाइड इंडिया हो रही है तो फिर उस केस में आपका कैसे आप डिडक्शन को कैलकुलेट करोगे। यहां पर इनका कहने का मतलब है सो मच ऑफ द इनकम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन एज इट इज बॉट इनटू इंडिया बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year or within the period extended by the competent authority। समझिए क्या इसको, जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है 2022 से लेकर के 23 का। अब यहां पर क्या है कि जो ऑथर था उसको इनकम जो हो रही है वो फॉरेन में हुई। अब फॉरेन में अगर हुई है तो वो इंडिया में उस इनकम को अगर वापस लेकर के आता है, तो वापस जितनी इनकम को वो लेकर के आएगा उसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। लेकिन यहां पर जितनी इनकम वो विद इन 6 मंथ लेकर के आएगा उसी को हम डिडक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। जितनी इनकम वो इंडिया में लेकर के आएगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब है कि यहां पर 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को अगर आपका ये प्रीवियस ईयर खत्म होता है, तो इससे लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के अंदर तक, सितंबर 2023 तक जितनी भी इनकम
वो यहाँ इंडिया में लेकर के आ जाएगा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के उसमें, तो उतनी ही इनकम हम कंसीडर करेंगे फॉर द डिडक्शन। ऐसा नहीं कि उसकी इनकम वो टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे मान लो अगर 5 लाख रुपए उसने रिसीव किए, ठीक है, 5 लाख रुपए उसने टोटल फॉरेन एक्सचेंज में वहां पर इनकम को रिसीव किया। अब इंडिया में जो वो इनकम को लेकर के आया है कन्वर्ट करा करके, वो सिर्फ 2 ही लाख रुपए लेकर के आया है। तो जब हम डिडक्शन उसका निकाल रहे होंगे तो डिडक्शन के लिए हम 5 लाख को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 लाख को कंसीडर करेंगे, जो वो 6 महीने के अंदर अंदर मतलब एंड ऑफ प्रीवियस ईयर से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया के अंदर में ले आया। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया, इफ द इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में हम डिडक्शन के लिए उसी इनकम को कंसीडर करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एंड से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वांटम समझ लिया, क्वांटम में अगर रॉयल्टी परसेंटेज में है तो 15% तक, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस, और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। और अगर लमसम में आप रिसीव कर रहे हो तो लमसम में होल ऑफ सच इनकम, जितनी भी इनकम होगी वो, या फिर 3 लाख रुपए, और होल ऑफ सच इनकम में आपको डिडक्शन भी लेस करने हैं, जैसे आपने 15% वाले में लेस किए थे। इसके बाद यहाँ पर दो कंडीशंस का ध्यान रखेगा। फर्स्ट कंडीशन हमसे बोल रही है द असेसी मस्ट फर्निश अ सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म 10 CCD, ड्यूली वेरीफाइड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट टू द असेसी अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो पब्लिकेशन हाउस होता है वो पब्लिकेशन हाउस यहाँ पर फॉर्म 10 CCD ये साइन करके वेरीफाई करके असेसी को देगा, और इस मतलब ये फॉर्म की कॉपी उसको अपने रिटर्न के साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वहां पर ये लिखा रहेगा कि इतनी इनकम हमारी वहां से हो रही है। तो इसीलिए बोला इन्होंने द असेसी मस्ट फर्निश अ सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, फॉर्म 10 CCD, ड्यूली वेरीफाइड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट। सच पेमेंट का मतलब है कि वो पेमेंट जो रॉयल्टी या फिर कॉपीराइट फीस की हो रही है अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। इसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है इफ द इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया। जो आउटसाइड इंडिया वाला केस था, जो अभी हमने बात करी 6 महीने वाला केस, ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द असेसी मस्ट फर्निश अ सर्टिफिकेट फॉर्म 10H इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आरबीआई और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो अगर उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया होती है तो उसको फॉर्म 10H भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, विच इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम आरबीआई और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मीनिंग्स बताई गई। तो बुक का मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि बुक में क्या क्या चीजें नहीं आती। तो बुक शेल नॉट इंक्लूड ब्रोशर, कमेंट्रीज, डायरीज, गाइड्स, ठीक है, जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स। ध्यान रखिएगा टेक्स्ट बुक अगर स्कूल की है उसमें कोई भी यहाँ पर उसको बुक्स के अंदर में हम लोग कंसिडर नहीं करते। ट्रैक्ट्स एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, और वहां पर आपको रॉयल्टी इनकम दे देंगे वो। तो टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स को हम लोग बुक्स के उसमें कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पर डिडक्शन की बात नहीं आएगी। इसके बाद लमसम पेमेंट की अगर बात करें तो लमसम इन रिगार्ड टू रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस इंक्लूड्स एडवांस पेमेंट। तो अभी हमने बात करी थी ना कि जो रॉयल्टी इनकम आपको हो रही है या फिर जो कॉपीराइट फीस हो रही है, ये परसेंटेज के फॉर्म में हो सकती है या फिर लमसम के फॉर्म में हो सकती है। तो लमसम में ही यहाँ पर एडवांस पेमेंट भी आपका इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 अगर आप देखो तो क्वेश्चन 1 हमसे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ ऑथर। और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए ए बी एंड सी। ए पॉइंट में बोला है रॉयल्टी ऑन अ बुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑन ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 20% 1 लाख रुपीज, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रॉयल्टी 10,000, अदर इनकम्स 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी नाम है वो आप अपने हिसाब से नाम लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लो अदर इनकम्स, ठीक है, अदर इनकम। अदर इनकम कितनी, 6 लाख रुपए की। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा रॉयल्टी ऑन बुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन ₹5 लाख और एट द रेट ऑफ 20%। तो मतलब यहाँ पर 5 लाख रुपए की पूरी 100% वैल्यू थी, इसका 20% इनको रिसीव हुआ है, मतलब टोटल जो बुक्स बिकी थी उस पे जो पब्लिशर या फिर सेलर को रिसीव हुआ है वो 5 लाख रुपए हुआ है। इस 5 लाख रुपए में से 20% रॉयल्टी जो है वो यहाँ पर ऑथर को दी जाएगी। यहाँ पर आप लिखोगे रॉयल्टी इनकम, ठीक है, रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए रिसीव हुई है, 1 लाख रुपए उसको रिसीव हुई है, माइनस एक्सपेंसेस इनकर टू अर्न द रॉयल्टी 10,000 रुपीज के उसने एक्सपेंसेस भी किए हैं रॉयल्टी को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो ये 1 लाख माइनस 10,000 हो जाएगा 90,000।
तो 6,90,000। देखिए हमने क्या किया, इनकम वाले डिडक्शन के लिए पहले हमने इनकम को ऐड किया, उसके बाद फिर अब हम इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो 6,90,000 हमारी क्या हो जाएगी, 6,90,000 हो जाएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक बार जब ग्रॉस टोटल इनकम निकल आई तो इसके बाद फिर हम अपना डिडक्शन को क्लेम करेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। ठीक है, 80 क्यू क्यू बी। तो यहां पर क्या होगा, रॉयल्टी ऑन अ बुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको दिया गया था 20% की रॉयल्टी थी 1 लाख रुपए। अब देखिए टोटल वैल्यू जो इसकी थी वो यहाँ पर 5 लाख रुपए थी। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 5 लाख रुपए। तो हमारी जो रॉयल्टी का डिडक्शन हमको मिलता है वो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज में मैक्सिमम 15% तक हम एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, मतलब डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15% ऑफ 5 लाख रुपीज। तो 15% ऑफ 5 लाख कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 5 75,000। ये हो जाएगा 75,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया 75,000। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, क्योंकि देखिए ये देखें यहाँ पर ये जो भी 15% आपने निकाला है, इस 15% में आप अपने एक्सपेंसेस को भी लेस करोगे। अगर मान लो होल ये लमसम में रिसीव होता तो भी हम उसमें से अपने एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15% ऑफ 5 लाख, 15% ऑफ 5 लाख हमारा निकला 75,000। 75,000 में से इसमें से माइनस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस को। ठीक है, एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने, 10,000 रुपए के, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए। तो आपका जो अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेगा ये हो जाएगा 65,000 रुपीज। अब देखिए 65,000 और मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम आपको मिलता है 3 लाख रुपए तक। ये जो है ये एब्सोल्यूट लिमिट है, मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो 3 लाख रुपए, यहां पर भी मैक्सिमम 3 लाख रुपए। तो 65,000 और 65,000 और 3 लाख में से जो भी लीस्ट होगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको ए अमाउंट दे दो, ठीक है, और बी अमाउंट यहाँ पर आप डाल दो 3 लाख रुपए। अब डिडक्शन जो आपको मिलेगा यहाँ पर आप लिखोगे लोअर ऑफ ए एंड बी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा यानी कि 65,000। तो 65,000 का डिडक्शन हमको मिल जाएगा। अगर 6,90,000 में से आप 65,000 को माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिलेगा 6,25,000 रुपीज। तो इसकी जो टोटल इनकम आई वो आई 6,25,000 रुपए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको दो टाइप के एसएससी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर एक एसएससी हमारा करण, दूसरा एसएससी है अर्जुन, मतलब दोनों ही ऑथर है, एक करण और दूसरा अर्जुन। फर्स्ट पॉइंट में बोले रॉयल्टी रिसीव, तो करण ने परसेंटेज के फॉर्म में रॉयल्टी को रिसीव किया और अर्जुन ने लमसम के फॉर्म में रॉयल्टी को रिसीव किया है। इसके बाद एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू गेट रॉयल्टी, तो करण ने 30,000 रुपए खर्चा किए हैं और 3 लाख रुपए अर्जुन ने एक्सपेंडिचर किया है। इसके बाद अमाउंट रिलेटेड टू, तो जो करण का अमाउंट है, मतलब जो 4 लाख रुपए इसने रॉयल्टी रिसीव करी है, वो रॉयल्टी इसने इंडिया में ही रिसीव करी है। अर्जुन की अगर बात करें तो अर्जुन ने यूएसए में रिसीव करा है। इसका मतलब जो लमसम 9 लाख रुपए की बात हो रही है, ये 9 लाख रुपए कर उसने अर्जुन ने यूएसए में रिसीव किया है। अब यहाँ पर यूएसए में अगर उसने रिसीव किया है तो यूएसए से वो कितना अमाउंट इंडिया के अंदर में लेकर के आता है इसकी बात आती है। तो यहां पर बोले अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज टिल 30 सितंबर 2023। तो हम लोगों का प्रीवियस ईयर चल रहा होगा 2022 टू 23। तो 23 से लेकर के यहां से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि सितंबर तक, हो सकता है अप्रैल में वो ले आया हो, मई में ले आया हो, जून में ले आया हो, हमसे मतलब नहीं है। 30 सितंबर के अंदर अंदर वो कितना अमाउंट इंडिया के अंदर में लेकर के आया है इसकी बात यहाँ पर करेंगे। इसके केस में तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इंडिया की ही इनकम है। यहाँ पर 5 लाख रुपए अर्जुन लेकर के आया है यूएसए से इंडिया में 30 सितंबर तक, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर दी रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले करण का निकालते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे अर्जुन की। यहां पर आप लिख सकते हो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। तो हमसे यही बोला गया, हमको पूरी टोटल इनकम निकालने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, हम लोगों को सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट निकालना है। तो डिडक्शन में देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर करण का निकालना है, ठीक है, ये करण का हो गया। तो करण के केस में रॉयल्टी इसने रिसीव करी है कितनी, रॉयल्टी इसने रिसीव करी है 4 लाख रुपए, और ये है 16%। अब देखो 16% यहां पर रिसीव करा है, मैंने आपसे बोला था कि 15 अगर परसेंटेज के फॉर्म में होता तो 15% तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो 16% यहाँ पर कितना अमाउंट है, 16% जो रिसीव किया उसने, उसकी वैल्यू है 4 लाख रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 16% अगर 4 लाख रुपए है तो 15% कितना होगा, तो 15% आप निकालोगे इस तरीके से, 15% इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 15। इसको अगर आप करते हो 4 लाख
4 लाख डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये आपका निकलेगा 3,75,000 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा 3,75,000 रुपीज। 15% की वैल्यू हमने निकाली 3,75,000 रुपए, तो डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं, इसको आप लिख दो ए, रॉयल्टी रिसीव्ड। ठीक है, रॉयल्टी रिसीव्ड, कितनी रॉयल्टी रिसीव करी इसने? 3,75,000 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमको कोई और तरीके का पेमेंट दिखाया नहीं गया, तो हम सीधे सीधे अब एक्सपेंसेस को यहाँ पर लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप माइनस कर दो एक्सपेंसेस अपने। एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने हो जाएंगे? एक्सपेंसेस हैं इसके 30,000 रुपए के, तो ये हो गया 30,000 का एक्सपेंडिचर, माइनस किया तो ये हो जाएगा 3,45,000 रुपीज। ठीक है, 3,75,000 माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा 3,45,000। अब 3,45,000 यहाँ पर ये क्लेम कर सकता था, लेकिन आपको पता होगा जो 15% और लेस आपका जो भी एक्सपेंसेस आपने किए, इसका जो अमाउंट आता है, इसके साथ में आप 3 लाख रुपए को कंपेयर करते हो, इन दोनों में से जो भी आपका लेस होता है। जैसे मान लो अगर मैंने इस अमाउंट को बी नाम दे दिया, और इसके बाद मेरा एक अमाउंट हो गया यहाँ पर सी, जिसको मैंने लिखा 3 लाख रुपए, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोअर ऑफ बी और सी, तो बी और सी में से जो भी लोअर होगा उसका उसको डिडक्शन मिलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख रुपए। तो यहां पर क्या होगा? अलाउड डिडक्शन। ठीक है, अलाउड डिडक्शन आप पूरा लिख लेना, अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। तो 80 क्यू क्यू बी के हिसाब से 3 लाख रुपए का उसको डिडक्शन मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर 3,45,000 की जगह पे अगर 2,45,000 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए 3,45,000 की जगह अगर 2,45,000 होता, तो फिर उसको डिडक्शन मिलता 2,45,000 का, ना कि 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए एक तरीके से सीलिंग लिमिट है, इससे ज्यादा इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अर्जुन की, कि अर्जुन का कितना डिडक्शन उसको मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। देखिए, अर्जुन के केस में यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसने रॉयल्टी रिसीव करी है 9 लाख रुपए लमसम में, तो यहाँ पर हम करेंगे सीधे सीधे, आप इसको डालो ए पॉइंट, यहाँ पर लिखो रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, रॉयल्टी रिसीव्ड इन लमसम, तो जितनी भी रॉयल्टी उसने रिसीव करी लमसम में, उसका अमाउंट हमने डाल दिया यहाँ पर 9 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, नॉर्मली अगर कोई केस ना होता मतलब फॉरेन इनकम वाला, तो हम डायरेक्टली इसमें से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और उसको फिर 3 लाख रुपए से कंपेयर करके अपना डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर आपको फॉरेन इनकम दिखेगी, ठीक है, फॉरेन इनकम अगर आपको यहाँ पर दिख रही है, तो उसमें आप क्या करो, जैसे अगर मान लो करण था, करण वाले केस में हमने सीधे 15% माइनस एक्सपेंसेस किया था, उसके बाद फिर हमने 3 लाख रुपए से इसको कंपेयर करके जो भी लीस्ट अमाउंट था उसको हमने निकाल दिया था डिडक्शन में। लेकिन अगर मान लो कि करण के केस में भी यहाँ पर अगर फॉरेन इनकम होती, तो हम क्या करते, पहले कंपेयर करते 15% और साथ में जो भी फॉरेन इनकम हुई है उसको, मतलब जो इंडिया में लेकर के आया 6 महीने के अंदर, उनको हम कंपेयर करते, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होता, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होता वो अमाउंट यहां पर हमारा आता। उसके बाद फिर हम इसमें से अपने एक्सपेंसेस को लेस करते, और यहां पर जो अमाउंट हमें मिलता उस अमाउंट को हम कंपेयर करते अपने 3 लाख रुपए के अमाउंट से। पहले हमने क्या किया, 15% और जो फॉरेन इनकम वो इंडिया में लेकर के आया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, उसको हमने कंपेयर किया, उन दोनों में से जो भी लिस्ट निकला, ठीक है, उसमें से हम फिर अपने एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, और फिर उसके बाद जो इनकम आती है उसको हम अपने 3 लाख रुपए से कंपेयर करते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग अर्जुन की, तो अर्जुन के केस में क्या करेंगे, जो लमसम है, ठीक है, जो लमसम है इसको हम कंपेयर करेंगे फॉरेन इनकम से। इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से फिर हम एक्सपेंसेस को अपने लेस करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट हमको मिलेगा इसको हम कंपेयर करेंगे अपने 3 लाख रुपए में से, जो भी इनमें से लेस होगा उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, रॉयल्टी रिसीव्ड इन लमसम हो गया 9 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज टिल 30 सितंबर 2023, 5 लाख रुपए वो इंडिया में लेकर के आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी पॉइंट। बी पॉइंट में आप लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल, ठीक है, आप इसको पूरा लिख लेना, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स, तो ये हो गया 5 लाख रुपए में। अब इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, ठीक है, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो लोअर ऑफ ए और बी। तो लोअर ऑफ ए और बी यहां पर हो जाएगा कितना, 5 लाख रुपए। अब यहां पर ये जो 5 लाख रुपए आया है, इसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो एक्सपेंसेस यहां पर कितने थे,
एक्सपेंसेस थे यहाँ पर 3 लाख रुपए के, एक्सपेंसेस थे यहाँ पर 3 लाख रुपए के, तो यहाँ पर हमने अपना माइनस किया 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए माइनस करके हमको वैल्यू मिल रही है 2 लाख रुपए। इसको अगर हम नाम दे देते हैं सी, और यहाँ पर एक हमारा हो जाएगा डी, तो ये हो गया 3 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए वो क्लेम कर सकते हो या फिर 3 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, यानी कि कौन सा, 2 लाख रुपए। अमाउंट डिडक्टेबल, ये जो डिडक्शन का अमाउंट आप निकालोगे अंडर सेक्शन 80 क्यू की भी, वो आपका निकलेगा 2 लाख रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर फॉरेन इनकम नहीं दी तब फिर आप सीधे 15% माइनस एक्सपेंसेस, और उसके बाद फिर आप उसको कंपेयर कर लो 3 लाख रुपए से। अगर लमसम में दिया हुआ है तो लमसम वाला अमाउंट माइनस उसमें से एक्सपेंसेस किया, और उसके बाद हमने उसको कंपेयर किया 3 लाख रुपए से। लेकिन अगर यहाँ पर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वाली बात आ जाती है, तो हम फिर पहले क्या करेंगे, 15% एक्सपेंसेस अभी लेस नहीं करेंगे, 15% और जितना अमाउंट वो लेकर के आए इंडिया में, इनको कंपेयर करेंगे, जो भी लीस्ट होगा इनमें से, उसमें से फिर एक्सपेंसेस को माइनस करके फिर हम 3 लाख रुपए वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, लमसम अमाउंट कंपेयर करेंगे उसको किससे, अपने जो भी अमाउंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में लेकर के आए, उसके बाद फिर जो अमाउंट हमारा लीस्ट होगा उसमें से हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, और एक्सपेंसेस में लेस करने के बाद फिर हम उसको कंपेयर करेंगे अपने 3 लाख रुपए से। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा सेक्शन 80 क्यू भी। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।